इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं ज्वालामुखी के बाद में भूकंप की। तो ये भूकंप क्या होता है? तो दोस्तों ये अर्थ है, पहले जो इसका सामान्य जो अर्थ होता है वो जानना चाहिए। तो अर्थ ये तो हो गया पृथ्वी, और क्वेक का अर्थ होता है कंपन। कंपन यानी कि पृथ्वी के ऊपर कंपन होना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर होने वाली घटनाओं के कारण पृथ्वी के ऊपर होने वाला जो कंपन होता है वही क्या होता है? भूकंप होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, भूकंप कैसे आता है और किस प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। आंतरिक बलों के कारण होता है, और ये कौन सा होता है? आकस्मिक बल होता है। आकस्मिक बल से क्या होगा? जैसे दो चट्टानें हैं, ये विपरीत स्थिति में जब जाती हैं तो यहाँ से मैग्मा निकल जाता है। इससे तो होता है ज्वालामुखी उद्गार। और भूकंप के कई कारण हो सकते हैं। पहले इसको जानने की कोशिश करेंगे कि भूकंप होता कैसे है और क्यों आता है, और कौन कौन से इसके जो पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारी एक कोई चट्टान है, जैसे पृथ्वी है, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो ये चट्टान बनी हुई है इनके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारी क्या है? मेंटल भाग का एक पार्ट है। यहाँ पे भूकंप आया, ये जो केंद्र है इसको बोलेंगे फोकस। ये क्या होता है? फोकस, मूल केंद्र। मूल केंद्र, इसका दूसरा नाम उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां पे क्या है? हमारा धरातल है, यहां पे हम सब रहते हैं। जब पृथ्वी के अंदर भूकंप आया, ये क्या है? लहरें, भूकंपीय लहर, ठीक है। या इनको जैसे सबसे पहले हमारे धरातल के ऊपर भूकंप का कहाँ पता लगा? यानी कि भूकंपीय जो लहरें हैं वो सबसे पहले अधिकार स्थलीय भाग पे कहाँ करती हैं? कंपन की जो लहरें हैं सबसे पहले जहाँ पे अधिकार करेंगे उसी को भूकंपीय अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? यानी कि जहाँ पे भूकंप आता है वहाँ पे तो हो गया मूल केंद्र, उद्गम केंद्र, इसको फोकस भी बोलते हैं। और जहाँ पे सबसे पहले इन तरंगों ने, भूकंपीय तरंगों ने सबसे पहले स्थलीय भाग पे जहाँ पे अधिकार किया, सबसे पहले अधिकार कर लिया जाते, तो ये हो गया अधिकेंद्र। और कि जो मूल केंद्र जहाँ से उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलेंगे? मूल केंद्र। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? और जो अधिकेंद्र होता है ईपी सेंटर, इसको बोलते हैं ईपी सेंटर, ठीक है। अधिकेंद्र इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है उसको तो मूल केंद्र या उद्गम केंद्र कहते हैं। भूकंपीय तरंगें सबसे पहले धरातल पे जहाँ पे अधिकार करती हैं, सबसे पहले प्रतीत होती हैं, उसको बोलते हैं क्या? अधिकेंद्र। पृथ्वी के ऊपर कंपन होना ही क्या कहलाता है? भूकंप, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दो प्रकार होते हैं। ये हमारा क्या है? स्थलीय भाग। जब इस तल के ऊपर कंपन होता है
कंपन होता है कहाँ पे, इस तल पे, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं भूकंप, भूकंप बोल देते हैं। और जब ये जलीय भाग में, जैसे समुद्र के अंदर यहाँ पे भूकंप आया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सुनामी। सुनामी जो शब्द है वो जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है लहरें, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। स्थलीय भाग में जब कंपन होता है तो उसको भूकंप कह देते हैं, और यही जब समुद्रों में होता है भूकंप तो उसको हम कह देते हैं सुनामी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। सर्दी जो है वो बढ़ने लगी दोस्तों, तो जो नाक है वो अब मोस्टली जो है वो बंद रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, पॉइंट बना के लिख लेते हैं अपन। पहला हो गया, पृथ्वी के ऊपर कंपन होना भूकंप कहलाता है। जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे उद्गम केंद्र, फोकस कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? इस तल पर सबसे पहले पहुँचने वाली तरंगों के अधिकार क्षेत्र को अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। भाई जहाँ से ओरिजिन हुआ भूकंप का उसे फोकस कहते हैं, और जहाँ पे तरंगे सबसे पहले इस तल के ऊपर जहाँ पे दिखती है या महसूस होती है उसको क्या कहते हैं, अधिकेंद्र, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अधिकार कर लिया किन्होंने, तरंगों ने, ठीक है। भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। देखिए दोस्तों, भूकंपीय जो तरंगे हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहली तो हो गई प्राइमरी, पी तरंगे। दूसरी जो है एस तरंगे, और तीसरी जो है उनको बोलते हैं एल तरंगे। अब यहाँ पे इनको लिखते हैं। पी जो है वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद में एस तरंगे आती हैं, और तीसरी होती है एल तरंगे, ठीक है। इनको हम विस्तार से बड़ी क्लासों में पढ़ने वाले हैं। तो पहली हो गई पी तरंगे, दूसरी है एस तरंगे, और तीसरी होती है एल तरंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लास्ट वेज, ठीक है, वेव। तो ये 3 प्रकार की मुख्यतः तरंगे होती हैं। एल तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे भी बोला जाता है, अनुदैर्घ्य, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी, और एस तरंगों को बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंग। वहीं पे एल तरंगे जो होती है उनको बोला जाता है पृष्ठीय तरंगे, इनको बोला जाता है पृष्ठीय तरंगे। देखिए दोस्तों, जो पी तरंगे होती हैं ये तो गुजरती है ऐसे, वहीं पे एल तरंगे जो है वो गुजरती है ऐसे, यानी कि इनको बोला जाता है उत्तल, इनका मार्ग जो होता है उत्तल होता है। एस तरंगों का अवतल, और जो हमारी एल तरंगे हैं सरफेस पे चलती हैं, ये सरफेस के हिसाब से जहाँ जैसा सरफेस होगा वैसी ही तरंगे गुजरेंगी। ये होती है एल प्रकार की, ठीक है।
और इनका जो मार्ग होता है वो इन दोनों का मिला जुला मार्ग होता है। तो 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की जो है भूकंपीय तरंगें होती है। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या भूकंप की कोई भविष्यवाणी हो सकती है क्या। इसको एक बार नोट करो, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, यानी कि मैं बता रहा था आपको कि दो बिंदु इसमें भूकंप में होते हैं, जहाँ पे भूकंप का उद्गम होता है, यानी किसी प्रकार की चट्टानें आपस में टकराई, कई कारण हो सकते हैं, वो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको बोलते हैं फोकस, जहाँ पे सबसे पहले महसूस की जाती है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। भूकंप जो है सर्वाधिक जो महसूस किया जाएगा यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा सबसे ज़्यादा, और जैसे जैसे जो लहरें हैं, तरंगे हैं, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम कंपन होगा। इसका प्रभाव जो है दूर जो तरंगे हैं वहाँ पे घटता जाएगा, और जो पास रहेंगी तरंगे यहाँ पे होगा ज़्यादा कंपन। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। इसके बाद में क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है क्या, तो भूकंप की जो भविष्यवाणी है वो नहीं होती है। ठीक है, भविष्यवाणी नहीं होती है। ठीक है, भूकंप की, देखिए दोस्तों कुछ फैक्ट्स इसके बारे में हम जान लेते हैं, यानी कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं हो सकती। तो हम इसका पता कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल जो है डिज़ास्टर है, इसके बारे में हमें पता नहीं चल सकता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भूकंप आने से पहले, कुछ चीज़ें हमें प्रतीत होती हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि भूकंप की घटना हो सकती है। किस प्रकार से, तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है तो जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन। देखिए दोस्तों, हमारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जानवर हैं, प्रकृति ने उनको सबको एक स्पेशलिटी दी है, उनको सभी को उनमें एक क्वालिटी होती है। कई जो जानवर होते हैं वो प्रकृति से इतने जुड़े होते हैं कि उनको प्रकृति का हर चीज़ का पता होता है। जैसे पक्षी हैं, यदि पृथ्वी के अंदर होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं तो वो हमें पक्षी बता सकते हैं। हो सकता है हमें उन चीज़ों का पता नहीं लगता वो क्या बताना चाहते हैं, लेकिन पक्षियों को हमसे पहले ही नेचर का पता लग जाता है। ऐसे ही जानवर जितने भी होते हैं, गाय भैंस वगैरह, तो वो क्या है अपने व्यवहार में परिवर्तन लेके आते हैं। जैसे कुछ घटना होने वाली है तो वो कुछ रिएक्शन करते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि भाई भूकंप आने वाला है। दूसरा जो है मछलियों के व्यवहार में परिवर्तन। इस टाइम पे दोस्तों मछलियां हैं वो पानी से बाहर निकलना चाहती हैं। जैसे इसमें जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन, एक तो क्या हो जाएगा, सांप जो होते हैं, जैसे ये धरातल है और यहाँ पे क्या है एक बिल कर रखा है सांप ने, ठीक है, तो वो जो सांप है ना वो यहाँ से निकलकर बाहर आ जाएगा, यहाँ से निकलकर बाहर आ जाएगा। ये जानवरों और जो जीव जानवर हैं स्थलीय, उनमें परिवर्तन आ जाता है। भूकंप की क्या है, ये हम भविष्यवाणी के तौर पे ही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही पशुओं में, जीव जंतुओं में व्यवहार में उनके परिवर्तन आया, हम समझ सकते हैं क्या होने वाला है, कुछ घटना होने वाली है। वैसे ही मछलियों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मछलियाँ एक तालाब में हैं, ठीक है, यहाँ पे मछलियाँ हैं, तो मछलियाँ क्या है वो सारी सारी बाहर आने की कोशिश करेंगी। ठीक है, क्योंकि उनको पता लग जाता है जो टेम्परेचर होता है पानी का वो धीरे धीरे हलचल, जो टेम्परेचर क्या जो पानी में है हलचल पैदा होने लग जाती है, तो उनको ऐसे पता लग जाता है। ठीक है, दो व्यवहार तो हम इससे कर सकते हैं। फिर तीसरा जो है इसी में बता दिया मैंने, यहाँ अलग से लिख सकते हो।
सांपों का धरातल पे आना, धरातल पे आना। तो ये भी क्या है, भूकंप की एक विशेषता है कि हमें अगर उसको परखना है कि भाई भूकंप आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसको हम ऐसा पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 जो है वो। अब देखिए दोस्तों, हम किसी भी प्रकार का जो भूकंप आता है उसको हम मापते कैसे। तो इसके लिए जो 2 मुख्य, एक तो भूकंप का मापन, तो ये तो होता है भूकंप लेखी से, भूकंप लेखी से, यानी कि कोई ग्राफ बनाकर, ये ग्राफ होता है एक टाइप का, उसमें हम भूकंप को क्या कर सकते हैं, उसका माप सकते हैं। वहीं पे यदि भूकंप कैसा था, तीव्र था, कम था, तेज था, मीडियम था, उसको जो हम परख सकते हैं वो कर सकते हैं किससे, भूकंप की तीव्रता, तीव्रता। तो ये होता है रिएक्टर स्केल से। रिएक्टर जो था वो एक जियोलॉजिस्ट था जिसने क्या किया था, एक स्केल बनाया था जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जो भूकंप होता है वो किस प्रकार का हो सकता है, हमें डिजास्टर खतरनाक है या फिर वो मीडियम है, उसका आकलन हम इस स्केल के द्वारा कर सकते हैं। इस स्केल में एक पट्टी बनी होती है जिस पे कुछ अंक निर्धारित होते हैं। ठीक है, ऐसे स्केल होता है। ठीक है, आप गूगल कर सकते हो, वहाँ पे आप आराम से देखो कि कैसे कैसे इसमें मेजर होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे ये होता है। इसमें जैसे यदि 6 से इस साइड होते हैं, जितना भी भूकंप यदि 6+ होता है तो वो तीव्रता जो है हाई रहेगी, इस साइड जो है तीव्रता अधिक, और इस साइड जो रहेगी तीव्रता कम रहती है, कम रहती है। जैसे हम ऐसे बोलते हैं कई बार कि 2.3 का जो है तीव्रता का भूकंप आया है, तो वो क्या है, इतना खतरनाक नहीं होता है हमारे लिए। ठीक है, वहीं पे बात करें 5 या 6 की, तो वो इमारतें वगैरह क्षतिग्रस्त जो है सब कुछ कर सकता है, तो यहाँ पे क्षति जो है वो ज़्यादा हो सकती है। वहीं पे हम बड़ी यदि 6+ से, तो यहाँ पे कंडीशन जो है वो खतरनाक हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा नेपाल में कुछ दिन पहले ही एक भूकंप आया था जिसमें भयंकर त्रासदी देखने को मिली थी। तो ये क्या है, भूकंप की जो तीव्रता है इसको हम डिटेल आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको ये ध्यान करना है कि भूकंप की जो तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल से मापते हैं, वहीं पे इसका मापन जो होता है भूकंप लेखी से होता है। कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे भुज का भूकंप दोस्तों 2001 में आया था। 2001 के अंदर गुजरात जो है भारत का पश्चिमी हिस्सा, जैसे मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे भूकंप आया था 2001 का। इसकी जो तीव्रता थी वो 6.9 की थी। तीव्रता जो थी इसकी तीव्रता 6.9 की थी, और ये भयंकर डिजास्टर यहाँ पे साबित हुआ था। कहाँ पे था ये, भुज जगह का नाम है, कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात में 2001 के अंदर हुआ था। इसमें मरने वालों की संख्या जो थी, मृतक जो थे, इसमें कम से कम 20,000 लोग मारे गए थे। 20,000 लोग तो क्या हुए थे, मारे गए थे। वहीं पे इसमें जो घायल हुए थे वो भी 1.5 लाख लोग तकरीबन थे। यानी कि ये जो भुज का भूकंप आया था ये भयंकर त्रासदी लेकर आया था। तो ये क्या है, एक भूकंप का क्या है, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है,
वहीं पे बात करें इसके बाद में तीसरे जो पार्ट की, ये हमारे यहाँ पे भूकंप कंप्लीट होता है। इसके बाद में बाह्य जो हम पढ़ रहे थे कि जो बाह्य बलों के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो हम पढ़ रहे थे आकस्मिक बल। तो आकस्मिक बल में हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था ज्वालामुखी और दूसरा हो गया कौन सा, भूकंप। इसके बाद में तीसरा है लैंडस्लाइड। ये छोटा सा ही है, इसके बारे में हम बाकी क्लास में पढ़ेंगे। भूस्खलन, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है दोस्तों, ये माउंटेन होता है, यहाँ से इसका ये जो चट्टान बनी हुई है यहाँ पे माउंटेन्स के, तो ये धंस के यहाँ पे आ जाती है। कई कारण होते हैं इनमें। तो लैंडस्लाइड ऊंचे उठे भागों से कुछ हिस्सा टूट कर नीचे धंस जाता है, जिसको जैसे भूमि संखलन हो गई, ठीक है। इसका जो हिंदी अर्थ है लैंड स्लाइड, यानी कि लैंड का एक छोटा सा पार्ट जो स्लाइड होकर नीचे आ जाता है, धंस जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे भू संखलन कहते हैं, संकलन कहते हैं। इसके जो सर्वाधिक एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं हिमालय क्षेत्रों में, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे आकस्मिक बल हुए। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं बाह्य बलों। हमने बात करी थी कि दो प्रकार के बल होते हैं, एक तो आंतरिक पृथ्वी के अंदर बल कार्य करते हैं और दूसरे हैं पृथ्वी के बाहर कार्य करते हैं, उनको बाह्य बल बोलते हैं। बाह्य बल या बहिर्जात बल इनको बोला जाता है। इंग्लिश में बोले तो एक्सोजेनेटिक फोर्स, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर हम तीन चीज़ों को शामिल करते हैं। हमने बात करा था इसमें अपर्दन, दूसरा है अपक्षय और तीसरी जो होती है वो होता है निक्षेपण। अपर्दन क्या होता है, चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना या फूटना। वहीं पे अपक्षय का क्या होता है, चट्टानों का एक ही स्थान पर क्षय, यानी कि दोनों बात एक ही है। अपर्दन और अपक्षय काम दोनों सेम ही करते हैं। वहीं पे निक्षेपण टूटी फूटी हुई चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमाव व निक्षेप कर देना, ये क्या होता है, निक्षेपण। जैसे दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, ये एक चट्टान है, यहाँ पे एक क्या है, चट्टान है। इसको तोड़ने का जो काम करेंगे वो करेंगे अपक्षय और अपर्दन। जब अपर्दन और अपक्षय एक तो करेगा प्राकृतिक रूप से, इसमें हवा, पानी और हिमानी ये तीन काम करते हैं। अपर्दन में मुख्यतः क्या क्या काम करते हैं, हवा,
पानी और हिमानी काम करते हैं। वहीं पे अपक्षय के अंदर एक गुप्त ऊष्मा होती है जो केमिकली रासायनिक व भौतिक यानी कि चट्टानों का क्षय तो दोनों करते हैं, लेकिन इसमें तो करते हैं रासायनिक रूप से और इसमें करते हैं हवा, पानी और हिमानी, ये भौतिक प्रकार से, और अपक्षय में हम दोनों को पढ़ते हैं। वहीं पे चट्टान टूट गई, फूट गई, अब इसको यहाँ से उठाकर दूसरी जगह पे कौन कौन ले जाएगा? हवा, पानी और हिमानी। हो सकता है पानी ले जाए, हो सकता है यहाँ से क्या ले जाए? हवा ले जाए। तो इसको यहाँ पे क्या कर दिया? निक्षेप कर दिया। इसको निक्षेप, जमाव, इसी को क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोलते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे। ये हो गया इरोजन, वेदरिंग एंड डिपोजिशन, ठीक है, तीनों ये ऐसे काम करते हैं। इसके बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे नदी के कार्य। बाह्य शक्तियों के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे नदी के कार्य। अब नदी क्या करती है बाह्य शक्तियों में? नदी के कार्य दोस्तों मैं आपके लिए लिख देता हूं, इससे नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं नदी की कार्य। तो ये नदी होती है, नदी हिमालय से जैसे आ गई, यहाँ पे कठोर चट्टानों से खड़ी ढाल के ऊपर गिरती है तो इसको बोलते हैं जलप्रपात। जब ये मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती है तो यहाँ पे घुमाव यानी मैदानों के अंदर घूम जाती है मोड़ों से, तो मोड़ों से घूमते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? विसर्प। और जो नदी के साइड में कुछ खड़े उभार क्या रहते हैं? मिट्टी के उभार रहते हैं, इनको बोलते हैं तटबंध। वहीं पे जब नदी घूम के ना आकर कई बार क्या हो जाती है? सीधी आ जाती है यहीं से, ठीक है, और ये जो झील बन जाती है इसको बोलते हैं चाप झील। अब नदी यहाँ से नहीं आ रही, यहाँ से सीधी घूम गई तो ये बच गई, इसको बोलते हैं चाप झील। तो वहीं पे नदी जब समुद्र में मिलने से पहले विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं वितरिका। और वहीं पे पूरी नदी अपने साथ कुछ कंकर, पत्थर, ये जितने भी अवसाद लेकर आती है और वो यहाँ पे वितरिकाओं के आगे जमा कर देती है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलप्रपात की। तो जलप्रपात हो गया। अब देखिए दोस्तों, जब नदी किसी खड़ी ढाल वाली चट्टान या किसी घाटी में ऊपर से गिरती है तो उसको बोलते हैं हम जलप्रपात, वाटरफॉल, ठीक है। नदी का खड़ी ढाल वाली चट्टानों पर गिरना या किसी घाटी में गिरना जलप्रपात माना जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो फेमस जलप्रपात हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यानी कि सबसे ऊंचे से कोई नदी गिरती है तो ये सबसे एंजल जलप्रपात है। ये कहाँ पे है? वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये वेनेजुएला देश में है। एंजल जलप्रपात विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसका जो ऊंचाई है वो 980 मीटर है। वहीं पे दूसरे की बात करें नियाग्रा जलप्रपात, ये सबसे ऊंचा है। इसके बाद में नियाग्रा जलप्रपात जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पे बना हुआ है, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा वाटरफॉल। विक्टोरिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा के ऊपर स्थित है। वहीं पे जोग जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में अपने इंडिया में है, ठीक है। इनमें सबसे जो ऊंचा है वो है कौन सा? एंजल जलप्रपात। वहीं पे भारत की जो बात करें तो ये 253 मीटर, ये भारत का सबसे ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? जोग जलप्रपात, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं विसर्पे की। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं वाटरफॉल आ गया। वाटरफॉल से
जब नदी मैदानी क्षेत्रों में आती है तो यहाँ पे वो क्या मोड़ बनाने लग जाती है, इनको हम बोलते हैं विसर्प। ठीक है, नदी के बड़े मोड़ ही क्या कहलाते हैं, विसर्प कहलाते हैं। वहीं बात करें तटबंध क्या होते हैं, तो नदी के भी तट होते हैं, जैसे समुद्रों के तट होते हैं वैसे ही नदी का भी तट होता है, उत्थित होता है, तो इसको बोलते हैं तटबंध। वहीं पे बात करें चाप झील, तो ये क्या होते हैं कि विसर्प जो बनता है इसमें अपर्दन और निक्षेपण हो जाता है। तो नदी जब लूप नदी जब ये कटाव कर देती है, यहाँ से डायरेक्ट बहने लग जाती है, तो साइड में एक झील बन जाती है, इसको क्या बोलते हैं, विसर्पों के अपर्दन और निक्षेपण के बाद लूप नदी के कटाव से बनी झील कौन सी कहलाती है, चाप झील कहलाती है। वहीं पे जब नदी यहाँ से नीचे की तरफ जहाँ समुद्र में मिलने वाली होती है, उससे पहले वो कई भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं वितरिकाएँ। ठीक है, और जब पूरी नदी यहाँ से प्रारंभ होकर विभिन्न प्रकार का अवशिष्ट या अवसाद लेकर आती है और वो यहाँ पे समुद्र में मिलने से पहले समुद्र के मुहाने और नदी के मुहाने के बीच में जमा कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो दोस्तों ये हो गए नदी के कार्य। इसके बाद में हम करेंगे वायु के कार्य। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं समुद्री तरंगों के कार्य, यानी कि समुद्री जो लहर होती है वो क्या क्या काम करती हैं। तो सबसे पहले ये बनाती हैं समुद्री गुफा। जब समुद्र से विभिन्न प्रकार की लहरें आती हैं तो वो क्या करती हैं, बार बार जो तटों के ऊपर क्या रहते हैं, चट्टान होते हैं, तो चट्टानों में वो क्या कर देती है, दरार कर देती है और एक छोटी सी क्या बन जाती है, गुफा बन जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, समुद्री गुफा, यानी कि सी केव। ठीक है, समुद्री तरंगों के बार बार टकराने चट्टानों या सेलों में बनी दरार क्या कहलाती है, समुद्री गुफा कहलाती है। ठीक है, ये क्या बन गई, यहाँ पे गुफा बन गई। ठीक है, अब ये गुफा क्या है, अंदर से अपर्दन और निक्षेपण इसका और होगा। ठीक है, यहाँ से पानी जा रहा है, इसको बोलते हैं समुद्री महराव, समुद्री महराव। ठीक है, इसके ऊपर क्या, छत। जब छत भी हट जाती है तो इसको बोलते हैं स्टेक। दिक्कत है कि यहाँ तक कोई किसी को, ये पानी यहाँ से दोनों साइड से जा रहा है, ये अकेला यहाँ पे चट्टान जो खड़ा है लठ बनकर, इसी को क्या बोलते हैं, स्टेक बोलते हैं। समुद्री गुफा एक दरार हो गई जिससे क्या गुफानुमा जो आकार बनता है उसको समुद्री गुफा बोलते हैं। जब गुफा का अंदर से अपर्दन और निक्षेपण ज़्यादा हो जाता है, समुद्री महराव हो जाता है और ये दोनों साइड इसकी छत भी हट जाती है, तो इसको बोलते हैं स्टेक। ठीक है, समुद्री महराव समुद्री गुफाओं पर बनी छत होती है। वहीं पे स्टेक क्या होती है, समुद्री गुफाओं से महराव तथा छत हट जाती है तब बच्ची अकेली चट्टान जो होती है उसको स्टेक बोलते हैं। भृगु जो होता है वो ऊंचे उठे हुए सेलीय तट होते हैं, यानी कि समुद्र के किनारे पे विभिन्न प्रकार के जो उठे हुए सेलों से बने हुए तट हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, भृगु बोलते हैं। पुलिन क्या होता है, जो बीच, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीच, तो उसी को क्या बोलते हैं, अवसादों से समुद्र क्या है, लहर से मिट्टी लेके आता है, उसका जमाव कर देता है तटों के ऊपर, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैदान, या इसको पुलिन बोला जाता है। जब नेक्स्ट हम समुद्री तरंगों के कार्य विस्तृत रूप से पढ़ेंगे नेक्स्ट कक्षाओं में, तब इनके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं वायु के कार्य। इसके बाद में बात करते हैं हम दोस्तों पवन के कार्य। तो पवन के कार्य, मुख्यतः पवन के कार्य जो होते हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इसमें आपकी जो क्लास के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की जो हैं स्थलाकृतियाँ दे रखी हैं। आगे क्लास में हम विस्तृत रूप से इनको जानने की कोशिश करेंगे। पहला है छत्रकशिला, यानी कि मरुस्थल में इस प्रकार की कोई स्थलाकृति बन जाती है। बेसिकली ये सेल है लेकिन इसका अपर्दन और निक्षेपण साइड से हो जाता है, और एक छतरीनुमा क्या होती है, छतरीनुमा एक स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। कहाँ पे, मरुस्थल के अंदर। इसी को हम बोलते हैं छत्रकशिला। बालूटीबा, गाँव के अंदर तो सबसे ज़्यादा टाबरी के ऊपर ही खेलें तो इसको बोलते हैं बालूटीबा, यानी कि बालू रेत से बनी एक पहाड़ी होती है, इसको बोलते हैं बालूटीबा। ठीक है, इसके बाद में लोयस, महीन कणों से बना मरुस्थल जिसका निक्षेपण
निक्षेपण से निर्माण हुआ है, यानी कि महीन एक पहाड़ी होती है, अठासों उठा के अठे पटक दियो, यानी कि यहाँ से ले जाकर इसको वायु यहाँ ले जाती है। चीन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, महीन कणों से बना मरुस्थल जिसका निक्षेपण यानी कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, लोएस। ये मिलते हैं सबसे ज़्यादा चीन में। ऐसे मेंशन कर सकते हो आप, चीन में सर्वाधिक देखने को मिलते। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं हिमानी की कार्य। तो हिमानी में आपका एक ही दे रखा हिमोड। तो हिमोड क्या होता है, जैसे हिम की नदी चलती है, भाई बर्फ़ पिघलती है, पिघलने के बाद वो नदी का रूप ले लेती है और उसी के अंदर कुछ कंकर पत्थर रेत वगैरह जो होता है उसका ले जाकर वो निक्षेप कर देती है वो नदी, उसी को क्या बोलते हैं, हिमोड बोलते हैं। तो दोस्तों आपकी ये टोपोग्राफी वगैरह थी, ये कंप्लीट यहाँ पे होती है। हमने पढ़ा अंतर्जात बल और बाह्य बल। ठीक है, इनके कुछ कार्य थे, ये हमने देखने की कोशिश करी। इसके बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।